देखो ध्यान से। तो हमने हमारी फसल लगा दी, हमारी फसल बेहतर से बेहतर रहे, अच्छी से अच्छी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने सच में बहुत हाई क्वालिटी सीड्स लगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगे। हमने खेती अच्छे से हो, कोई जंगली घास वास ना उगे, इसके लिए ये भी सुनिश्चित किया कि प्लोइंग कर देनी चाहिए। प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए हमने मैन्योर या फर्टिलाइजर भी डाला। सबसे जरूरी कंपोनेंट प्लांट्स के बॉडी का 60-70% हिस्सा जो बनाता है, यानी कि पानी, वो पानी हमने इरिगेशन के अलग अलग मीन्स के जरिए उन तक पहुंचा दिया। अब हमारी फसल अच्छे से उगना चालू हो रही है। लेकिन फसल को अच्छे से उगता देख लेकिन फसल को हाँ, एक एग्जांपल आगे चलो, समरी बता रहा हूं। फसल को अच्छे से उगता देख कई सारे कीड़े, कई सारे मकोड़े और बहुत सारी जंगली घास, कीड़े, मकोड़े और जंगली वाइल्ड ग्रास, जंगली घास, वाइल्ड ग्रास, वीड्स, ये सब कुछ उगना चालू करते हैं और अटैक करना चालू करते हैं। अटैक किसके ऊपर? ये सब के सब किसके ऊपर हमला करते हैं? हमारी मेहनत से उग रही फसल के ऊपर। तो हमारी फसल को इन सभी तीनों दानवों से, तीनों राक्षसों से बचाना पड़ेगा। तो इंसेक्ट्स के लिए हमारे पास में है इंसेक्टिसाइड, पेस्ट्स के लिए है हमारे पास में पेस्टिसाइड, और वीड के लिए है हमारे पास में वीडिसाइड। इन तीनों का अल्टरनेटिव विकल्प, क्योंकि इनमें बहुत केमिकल रहता है, केमिकल केमिकल केमिकल, इतना केमिकल कि वो कीड़े मकोड़े तो मर जाते हैं, जंगली घास तो मर जाती है, लेकिन जो फूड ग्रेन्स उग रहा है, जो अनाज उग रहा है, उसमें भी वो गंदे केमिकल्स जाके बैठ जाते हैं। तो इन तीनों का एक अल्टरनेटिव है हमारे पास में, वो रहते हैं हर्बिसाइड। हर्बिसाइड कीड़ों को भी मारते हैं या दूर भगाते हैं, मकड़ों को भी दूर भगाते हैं, और जंगली घास को भी दबा के जला के म्हणजे सूख जाती है पूरी जंगली घास और अपने आप ही मर जाती है। ये हर्बिसाइड करता है। हर्बिसाइड इज अ गुड अल्टरनेटिव और ऑर्गेनिक, सेंद्रीय अल्टरनेटिव। ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं मराठी में? सब बच्चों को पता रहना चाहिए। सेंद्रीय। पहली छवि भैया कैसे आंटी? उनका बहुत बड़ा सेंद्रीय मड़ा है। बोलो राघव जी, बोलो कृष्णा जी, बोलो। भैया हाँ अर्णव जी, बोलो। हर्बिसाइड ज्यादा इफेक्टिव रहते। नहीं बेटा, थोड़ा सा लेस इफेक्टिव रहते, लेकिन वेरी ऑलमोस्ट नो हार्मफुल रहते उनमें। उनके कारण कोई भी गंदगी नहीं फैलती है। तुमने सुना होगा ना कभी कभी कि अंबानी के घर पे बिना इंसेक्टिसाइड, बिना पेस्टिसाइड, बिना वीडीसाइड वाले मैंगो जाते हैं खाने को। अंबानी ऐसे वैसे अम्बे तो खाता नहीं है। अंबानी के घर पे जो अम्बे जाते हैं वो एक पेटी 2 लाख 3 लाख रुपए की रहती है। उससे महंगी रहती थी तो अंबानी वो वाला खरीदता था। लेकिन सबसे महंगे नहीं, सबसे महंगे वो पर्पल कलर के अम्बे रहते हैं, वो मध्य प्रदेश में उगते हैं। तो उस पे हर्बिसाइड यूज करते हैं। वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड तो यूज नहीं करते, लेकिन हर्बिसाइड यूज करते हैं। और वो जो अम्बे हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अंबानी भाव के लिए उग रहे हैं और वो 2 साल पहले का ऑर्डर पहले से ही दे के रखते हैं। तो डायरेक्ट उनका एक्सपोर्ट होता है ना, तो अंबानी एकदम बड़े बड़े परिवारों को जाता है। ध्यान रखे तेरे को नक्की। देखो, ये फसल पे अटैक कर रहे हैं। अब हमको एनएसओ आईएमओ के पर्सपेक्टिव से, एनएसओ के पर्सपेक्टिव से, वीवीएम के पर्सपेक्टिव से क्या ध्यान रखना है? बहुत सारे इंसेक्टिसाइड की एक बड़ी सारी यादी है, बहुत सारे पेस्टिसाइड की एक यादी, बहुत सारे वीडीसाइड की एक यादी है। वो लिस्ट पूरी लर्न रखनी, उनके फुल फॉर्म्स, उनकी जानकारी, उनके एग्जाम्पल्स हमको लर्न रखने। क्या तुम बच्चों को यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है? पक्का तुमको भाषण समझ आ रहा है? एक छोटा सा मैं तुमको जो है लिस्ट लिखाना शुरू करता हूँ, तो तुम सब लिखना चालू करो। पहले ये जो फिफ्थ का पॉइंट है ना, हाँ, तुम कौन सा वाला अपने नोटबुक में लिखो, क्योंकि पहले वाला तुमने लिखा है व्हाइट कलर वाली चीज अपने नोटबुक में लिख लो। नहीं नहीं, वीड्स में बहुत सारे अलग अलग जंगली घास है, उसमें से एक घास कांग्रेस गवत है। वो कांग्रेस गवत इसलिए है क्योंकि एक टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने की बात है, तब उन्होंने फार्मर लोगों में बीज बांटे थे कि ये बीज लगाओ फसल अच्छी उगेगी। फार्मर लोगों ने जब वो बीज लगाए, तो वो बीज से फसल तो काफी उगी, लेकिन उन बीजों ने, उस फसल ने बहुत सारी जंगली घास को आकर्षित किया, और खेत के खेत, एग्रीकल्चरल, बड़े बड़े फार्मलैंड,
पूरे वाइल्ड ग्रास से, जंगली घास से फैल चुके थे, इन्फेक्ट हो चुके थे। तो उस गवत का नाम, उस ग्रास का नाम रख दिया कांग्रेस गवत। अब वो नहीं उगा थे। फिर कांग्रेस गवत को मारने के लिए वीडीसाइड बने, खतरनाक वाले वीडीसाइड। लेकिन उस वीडीसाइड का भी प्रभाव या प्रमाण ऐसे रहा कि वो वो जंगली घास भी मर गया। ठीक है। और वो जंगली घास वापस जब आया, वापस उगना चालू हुआ, फिर वो सेम वीडीसाइड उस पे मारने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो इम्यून होके आ गया था। जैसे किसी हॉरर मूवी में वो भूत तो मर जाता है, लेकिन उसके पार्ट 2 में वही भूत उस सेम मंत्र का भी तोड़ निकाल के आ जाता है वापस से। जो पहली बार हनुमान चालीसा बोल के तुमने अगर भूत को भगाया होगा, तो दूसरी बार हनुमान चालीसा से फर्क नहीं पड़ता, कुछ और करना पड़ता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, समझ आ रहा है क्या? तो ये जैसे जैसे हमने हमारी केमिकल पावर इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की, वीडीसाइड्स की हम बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, तो जो जंगली घास उगता था, जो वीड उगते थे, जो कीड़े मकोड़े हमारे खेतों पे, फसलों पे हमला करते थे, उनकी भी इम्यूनिटी पावर इन जहरों के प्रति बढ़ती चली। तो आज उनको मारने के लिए हमने इतने ज्यादा जहरीले इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड बना दिए कि वो तो मरते ही है और हमको खाने में जहर मिलता है। ठीक है मुदड़ा जी, खाना मत खाया करो, जहर रहता है। डू नॉट ईट फूड, सेव फूड। क्या क्या? अटैक एआई ने भैया, वो अटैक, हमला, हल्ला बोल। भैया रफ में लिखो या फेयर में लिखूं? रफ में लिख लो जी अभी, अर्नव आज के दिन रफ में लिख लो, कल से करेंगे फिर। ओके सर। देना चालू करूँ क्या थी? हाँ देखो, मैं एक पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ, क्योंकि खतरनाक नाम है। 110 टक्का लिख के देता हूँ, एनएसओ में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, नहीं तो 3 मार्क का। एक तो अचीवर्स में एक क्वेश्चन, नहीं तो सादा सादा एक क्वेश्चन, हर साल 8 स्टैंडर्ड में आता ही है, आता ही। इस चैप्टर से यही से क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं तो इरिगेशन में कुछ मैंने बताया था ना, मैंने हाईलाइट करके दिया था कि इसका इसका पूछेंगे, उस पर पूछते हैं। ध्यान से सुनो। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स। फसल के साथ उगने वाले जंगली घास को वीड कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को, जंगली घास को फसल से काट निकालने को वीडिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइप। तुमको सिकल पढ़ाया गया है क्या? सिकल थोड़ा सा अलग डिवाइस रहता था। सिकल एक्चुअली मुंडी काटने के काम आता था। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ नहीं, साइथ जो है वो मुंडी काटने के काम आता था, और सिकल घास काटने के, जंगली घास काटने के काम आता था। दोनों बहुत सिमिलर, दोनों का आकार भी एकदम सिमिलर है। हाँ जी, सिकल से। तो ये वीड्स निकालने के लिए पुराने जमाने में ट्रेडिशनल तरीका था कि फसल अगर उग रही है और जंगली घास उगनी चालू हो गई, साइथ लेके मैदान में घुसते थे और काट काट के जंगली घास तोड़ तोड़ के। हाँ, ऐसे वीडियो वीडियो में अगर तुमने देखा हो किधर भेजा था क्या पहले, तो ये रिमूव करते थे, इसको यूज करते थे वीड्स निकालने के लिए। अब पहले कौन से मेथड रहते थे? पहले मैकेनिकल मेथड रहते थे, मैकेनिकल मेथड टू रिमूव वीड्स। अब हम क्या यूज करते तात्या? अब कौन से मेथड यूज करने लग गए हम? केमिकल मेथड। ठीक है, ये फोटो लिख लो और उसके नीचे लिख लो ये मैकेनिकल मेथड है करके। और अब हम केमिकल मेथड्स में केमिकल्स का नाम लिखना चालू कर रहे हैं। दे compete विथ मेन क्रॉप्स फॉर क्रॉप yield। सम कॉमन वीड्स आर, कुछ जंगली घासों के एग्जाम्पल है अमरैंथस। अमरैंथस जिसको कहते हैं चौड़ाई। उसके बाद में और कुछ जंगली घास है, वाइल्ड ओट, खाने वाला सफोला मसाला ओट्स नहीं, वाइल्ड ओट। ग्रास, कांग्रेस ग्रास, कीनोपोडियम। कीनोपोडियम एक ऐसी जंगली घास है जिसका हिंदी में नाम है बथुआ। हिंदी भाषा में नाम है उसका बथुआ। ये है सारे के सारे अलग अलग जंगली जंगली झाड़। ये है वीड्स।
और इनको खेतों में से उखाड़ फेंकने के लिए हम जो केमिकल यूज करते हैं वो है वीडीसाइड। अब लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स वीडीसाइड के, तुम लिखते चल रहे हो ना साथ में। एक है डेलापॉन, नाम ध्यान रखना है। एक है मेटाक्लोर, मेटाक्लोर। वो साइथ वाला लिख लिया क्या तुमने, साइथ वाला? सर फिर रिपीट है कर। मेटा, हाँ जी। फिर है मेटोला क्लॉर, ब्यूटाजीन नहीं कि तुम। फिर है सीमाजीन। फिर उसके बाद में है 2,4 डी। ये डी जो है ना, डी, इसका डी म्हणजे फुल फॉर्म क्या है डी का? इसका नाम है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अरे एक मिनट ना बोलो, डाइक्लोरोफिनॉक्सी भैया एसिटिक एसिड। ये नीड्स वाला सेक्शन दिखाओ ना। भैया लिखो भाई। भैया अभी जो आप लिख रहे हो वो वीडीसाइड्स के एग्जाम्पल है। हाँ जी, ये सारे वीडिसाइड के एग्जांपल है। एमसीपीए, ये बहुत खतरनाक। अमेरिका में बैन है ये, लेकिन इंडिया में चलता है। अमेरिका बनाता है इसको, इंडिया के फार्मर खरीदते हैं इसको। ये इतना जहरीला है कि जो जो पक्षी पक्षी से मारा जाता है ये, जो पक्षी उन एप्पल को खा ले या ये इसकी फवारनी होते टाइम वहां पर खेत में मौजूद हो, उनकी लाशें अगले दिन पड़ी हुई मिलती है खेत के अंदर। बोलो जी। क्या जी? अंटीला म्हणा आर्मीच्या घरी फोन लावा। भैया इतना जहरीला तो फिर इसे यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अमेरिका की जो फार्मा लॉबी है वो भारत सरकार को प्रेशराइज करती है ये यूज करने के लिए। भारत सरकार अगर बोले हम यूज नहीं करेंगे, अमेरिका बोलता है अच्छा बेटा तेरे को दिखाता हूँ। और एक बहुत ही ज्यादा डेडली वाला है, उसका नाम है डीडीटी। वो भी अमेरिका में बैन है, लेकिन इंडिया में चलता है। ध्यान रखोगे पक्का? भैया एसिडिक के बाद एसिड है क्या? एसिटिक के बाद एसिड है बेटा। ताते आगे आके बैठ जाओ। हेलो भैया। बोलो जी। डीडी कौन क्या है डी? बता रहा हूँ, बता रहा प्रॉपर पकड़ को वीडियो हाइलाइट मोबाइल। हूँ। माइक ऑफ रखो तो जिसी सबके सब बच्चे। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई इथेन। भैया अमेरिका सिर्फ इंडिया को प्रेशराइज करता है या बाकी कंट्रीज को भी? सब कंट्रीज को बेटा, अभी फिलहाल वो दुनिया का बाप है ना, इसलिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी, अतिशय जास्त जहरी। अमेरिका ने ही इसको बनाया, फिर अमेरिका ने दुनिया भर में बेचा। दुनिया भर के लोगों ने सोचा अमेरिका यूज कर रहा है तो अपन भी कर सकते हैं, अमेरिका ने खुद के देश में बैन कर दिया। दूसरे देशों ने बोला हम भी हमारे देश में बैन कर देंगे, कुछ तो दाल में काला होगा, इसलिए तुमने खुद के देश में क्या बैन किया होगा। अमेरिका बोला अगर तुमने इसको वापरना बंद किया तो हम तुम्हारे देश पे सैंक्शन लगा देंगे, तुमको भिखारी बना देंगे। डर के मारे सारे देश इसको गच्चूब लेते हैं, लेकिन कई सारे देश अमेरिका से इसको खरीद के, कई सारे देश इसको खरीद के चुपचाप स्टोर करके रखते, यूज नहीं करते, लेकिन खरीदना पड़ता है अमेरिका से। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से अमेरिका ये सब कुछ करता है उसको बोलते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया के देशों में क्या खाना उगेगा क्या नहीं उगेगा, कौन से देश के फार्मर्स कौन से बीज इस्तेमाल करेंगे, कौन से सीड्स इस्तेमाल करेंगे, ये भी सब वही करते हैं। तो इंडिया में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया था, बहुत ज्यादा प्रेशर, GMO वैरायटी के सीड्स यूज करने के लिए। GMO
जीएमओ म्हणजे क्या? जीएमओ म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी के सीड्स यूज करने के लिए। तो हमारे भारत देश के भला मानो 3 प्रधानमंत्री जियों का, एक तो थे अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे थे कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह, और तीसरे थे जो आज भी है, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इन तीनों ने भी प्रेशर में बाव डाउन, मतलब ये तीनों भी अतोनात प्रेशर के बावजूद झुके नहीं। और इंडिया में आज भी सिर्फ और सिर्फ कॉटन, जो कि एक एडिबल क्रॉप नहीं है। कॉटन को खाते हैं क्या? कॉटन की भाजी बनाते हैं क्या? कपाशीची भाजी बनाओ तो कापन नहीं। कॉटन क्या है? नॉन एडिबल है। कॉटन क्या है? नॉन कंज्यूमेबल है, कंज्यूम नहीं करते हैं लोग इसको। सिर्फ और सिर्फ कॉटन का जीएमओ सीड अलाउड है। जीएमओ सीड्स एक बार अगर उगते हैं तो फार्मर को उससे इतनी फसल मिलती, इतनी ज्यादा फसल मिलती है कि फार्मर खुश हो जाता है। फिर फार्मर जो जेनेरिक वैरायटीज है, जेनेरिक वैरायटीज, ओरिजिनल वैरायटीज है, इंडिजीनियस वैरायटीज जो है तुम्हारे देश में उगने वाले हजारों सालों से जो बीज है कॉटन के, फार्मर्स उसको यूज करना बंद कर देते हैं। उसको फार्मर डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड कर देते हैं यानी कि उसको धक्का देके घर से बाहर निकाल देते थे, बोल देते आज से हम तेरे मम्मी पापा नहीं, जा तू अनाथ हो गया। ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर देते, उसको ऑर्फन कर देते। और फिर वो जेनेरिक वैरायटीज, वो इंडिजिनियस वैरायटीज जो फसल में तो कम उगती थी लेकिन जिनमें गुण बड़े अच्छे थे, जो पॉइजनस नहीं थी, जो हार्मफुल नहीं थी, जो ओम माड़ो जैसे बच्चे पैदा नहीं करती थी, ठीक है, वो अच्छे जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं खा के बच्चे मंद पैदा होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस खा के पॉपुलेशन जो ग्रो होती है उसका हाइट छोटा होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स खा के तुम्हारा दिमाग कम चलता है। तो जीएमओ क्रॉप्स इंडिया ने नहीं लिए, एडिबल कंज्यूमेबल क्रॉप्स इंडिया ने नहीं किए, कितना ही प्रेशर आया बाहर से, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने नहीं लिया। होप्सो की भविष्य में भी नहीं लेंगे। बाकी अनेकों अनेक नीचे देशों ने करो तो प्रेशर के चलते नहीं लिए, ना, ये नीचे करो ना। क्योंकि उनके टाइम जीएमओ थे इसलिए। भैया हाँ जी, कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तुमको जो जो लिखना है लिख लो। एफएओ क्या है? एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही छोटा दिख रहा है क्या तुमको? भला एक एक मिनट सुनो शांति से। ये पहले तुम केमिकल मेथड का पूरा लिख लो सब्जेक्ट, फिर आगे जाते इतना लिखा सब। नो। थोड़ा सा रुकेंगे अपन यहाँ पे, एक मिनट रुकेंगे, सब बच्चों को लिख। तुमको मैं डेंजर चीज बताऊँ क्या? अभी क्या होने वाली दुनिया में? तुम सबने सुना क्या अहमदाबाद में क्या हुआ? प्लेन क्रैश में। अब मैं तुमको बताता हूँ कि क्या होगा उसके बाद, अहमदाबाद वाले चीज के बाद इंडिया में क्या होगा, अभी ध्यान से सुनना। हेलीकॉप्टर क्रैश। सर उसके बाद में हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ था कल। आओ जी, केदारनाथ में। वो सब कुछ इंजन की खराबी के कारण नहीं हो रहा है, वो करवाया जा रहा है। कौन है सर वो? देखो अभी ये जो अहमदाबाद में हुआ ना, उसके बाद अभी बहुत सारे न्यूज चैनल एक दो दिन में ऐसे रिपोर्ट देना चालू करेंगे कि इंडिया का जो फ्यूल है वो कंटेमिनेटेड है, खराब है। इंडिया जो एरोप्लेन के लिए फ्यूल यूज करती है वो कंटेमिनेटेड है। फिर बताया जाएगा कि ये फ्यूल कंटेमिनेट कौन करता है, कौन व्यक्ति है जो इंडिया में एरोप्लेन में जो अलग पेट्रोल डीजल इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन का अलग होता है, हवाई जहाज का, विमान का अलग होता है, वो कौन खराब बनाता है, खराब बना के कौन सप्लाई करता है। तो फिर नाम ब्लेम डाला जाएगा अडानी के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर। और वापस से उनकी जो इतनी बड़ी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, जो बहुत सारी कंपनियां हैं, वापस से उसका सारा भाव गिरा दिया जाएगा। उसके बाद में अडानी के ऊपर तो तुमको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल वगैरह दिखेंगे, है ना। फिर वापस संसद भवन में राहुल गांधी जो कि अभी बाहर गए हुए हैं, और वो जिधर भी बाहर जाते हैं उसके बारे में किधर जा रहे हैं इतना मालूम पड़ता है, क्यों जा रहे हो कभी बताते नहीं है।
ठीक है, मोदी जी अमेरिका में जाए तो सारे मीडिया वाले उनके पीछे पीछे जाते हैं ना, हमेशा उनको कवर करते रहते हैं, न्यूज में दिखते रहता है। राहुल गांधी जी चोरी चोरी छुप के जाते हैं, और जब वो देश से बाहर जाते हैं कुछ तो कोटा नहीं होते रहते देश में। उसके बाद में गुजरात के ऊपर बहुत, गुजरात है ही खराब, गुजराती लोग है ही खराब, अहमदाबाद, अडानी, मोदी, ये सब के ऊपर आएगा। फिर बाहर की दुनिया में बहुत सारे न्यूज चैनल पे चला जाएगा कि कभी भी एयर इंडिया, इंडिया के हवाई जहाज में जाओ ही मत, इंडिया में तो घूमने ही जाओ मत, क्योंकि वो अतिशय घानेरडा देश है, बस गंदगी फैली रहती है वहां पे। ये सारा का सारा अभी एक सैबोटेज ऑपरेशन चलेगा पूरा का पूरा, जिससे कि टूरिज्म ही गिर जाए इंडिया में, लोग आए ही नहीं इंडिया घूमने। ठीक है, देखो, अब देखो मैं तुमको और एक बताता हूँ स्क्रीन शेयर करके, कि कैसे जो अलग अलग कौन से दुनिया के कोने में कौन से देश के लोग कैसा खाना खाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये है, you have no idea. Rockefeller Foundation run agri programs in India have caused certain chemical contamination, increase of sugar levels in food, reduction of fiber, that it has severely affected gut health of Indians, leading to bloated stomachs, even for the lanky guys, and सारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स सारे के सारे। तो हम क्या खाना खाते हैं, उसमें क्या गंदी चीजें डालनी है, ये कौन कंट्रोल करता है, कौन सी कंपनी कंट्रोल करती है? Miller Foundation. रॉकफेलर फाउंडेशन। ढूंढना है क्या तुमको? बेटा, इंडिया पे सारे लोगों के पास जितना मिला पैसा है ना, उससे ज्यादा पैसा उनके अकेले कंपनी के पास है। बरोबर आ गया ना? अभी ये अपने, ये कौन से क्षेत्र में काम करते हैं? पावर, पावर म्हणजे पॉलिटिकल पावर नहीं, एनर्जी, कोयला, विंड मिल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलार, हेल्थ में दुनिया भर के हेल्थ में, लोगों की हेल्थ में, फूड में दुनिया भर का खाना, नेस्ले, ब्रिटानिया, केचप, जिम जैम, बिस्किट्स, कुकीज, गेहूं, सीड्स, फूड ग्रेन्स, ओट्स, फाइनेंस सेक्टर, पैसा, अडानी, शेयर मार्केट, ये सारी चीजें, तो ये सारे चीजों में काम करते हैं। ठीक है, और तुम इसके बारे में जितना पढ़ते चले जाओ उतना तुमको मिलता चले जाएगा। वो हमेशा गुड़ी गुड़ी च रहते हैं सारे इमेजेस, कि वो एकदम भारी भारी काम करते ऐसे रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बहुत अत्यंत जास्त पावरफुल लोगों का समूह है। उन्होंने पहले, बहुत पहले से बनाया है, और चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, उनके ही बच्चे बैठते हैं उनके गद्दी पे उनके जाने के बाद। ठीक है, ये अमेरिका की है, और एक्चुअली ये अमेरिका की नहीं है, अमेरिका इनका है। लिख लिया क्या तुमने? ये लिख लिया क्या इतना? अब अगर तुम बच्चों को ये ऊपर का लिखना होगा, ठीक है, जेनेरिक या इंडिजिनियस डिस्कार्ड कर देना, जीएमओ वैरायटीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक्सेप्ट कर लेना, ऐसा सारा सारा कुछ भी लिखना हो तुम लिख सकते हो। हाँ, सबने कर लिया। For 2 minutes. और एफएओ का फुल फॉर्म लिख लो, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 2 साल पहले इंडिया के फार्मर इतना सारा शुगर केन उगा रहे थे कि एफएओ ने हमारे देश पे सैंक्शन लगा दिया था कि इंडिया के फार्मर को इतना शुगर केन उगाना नहीं चाहिए। हमने बोला क्यों? उन्होंने बोला कि दूसरे देशों के फार्मर पैसा नहीं कमा पा रहे, इंडिया का शुगर केन बहुत अच्छा है, ओरिजिनल वैरायटी का है, तो सारे देश वही खरीद रहे हैं।
ऐसा होगी। हाँ तो फिर वो सैंक्शन लगाते, कंट्रोल लिमिट में रखते हैं हर देश। इंडिया की सुविधा के लिए। पैसा नहीं अपने पास इसलिए। तू एक काम कर, तेरा सारा पैसा इंडिया में दे, नक जान दे, तेरे पास पाकिस्तान जितना पैसा। तू भी जीएमओ का केस बड़ा हो रहा था, आड़े दुकान में रखे। स्केलेटन आया तेरा, डायरेक्ट स्केलेटन। तू किसी का पप्पा दादा बनेगा तब भी तेरी हाइट इतनी ही रहेगी। कलयुग है कलयुग। कलयुग का अंत आ चुका है अभी। 3 फुट का, 3 फुट है पूरे तेरे को, कितने हाइट है तेरी? भैया इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड से accept नहीं करती ना। क्या हुआ बेटा? इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स एक्सेप्ट करती है कि नहीं? करती है ना बेटा, अभी अभी करते, थोड़े फार लेते हैं सब। मैंने चेकिंग वगैरह करके, ट्रायल वगैरह करके लेते हैं। और एक है गेट्स फाउंडेशन, जैसे अभी रॉकफेलर फाउंडेशन नाम सुना, वैसे बिल गेट्स की है गेट्स फाउंडेशन। वो भी बहुत पुश करती है वैक्सीन्स, क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, ऐसी चीजों में, हेल्थ वगैरह में, सब जगह वो पुश करते रहते हैं। उनका एजेंडा बहुत पावरफुल लोग है, पैसा है, बेकार पैसा है उनके पास। सर बोलो जी। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेसन हो गया क्या? नहीं जी, अभी वो तो चालू होने वाला है, ये फर्स्ट का चैप्टर ही खत्म होने पे है। सबने लिख लिया नहीं है? आगे चले, सब जन देखो। अब हमने कीड़े मकोड़े मारने के कुछ कीटनाशक देख लिए। अब एनएसओएमओ के जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, एक तो यही आएंगे, ये जो लिस्ट दिख रही ना, गंदे जंगली घास की और जंगली घास को मारने के केमिकल की, ये लिस्ट बढ़ती जाए, और भी मिलेंगे, इधर भी और भी मिलेंगे। तो अगर तुम्हारे पास नीचे थोड़ी बहुत जगह हो, या तुम आधा पेज 1 पेज इधर ही छोड़ देना चाहते हो, तो वेरी गुड रहेगा कि जितना अभी तुमने लिखा है, मान लो तुम्हारी ऐसी नोटबुक है, ये तुम्हारे 2 पेजेस है नोटबुक है, और तुमने ये वाला पेज आधा लिखा है, आधा, तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि तुम ये वाला हाफ एंड ये वाला हाफ, लगभग 1 पेज छोड़ दो। या तो तुम्हारा पेज पूरा फिल होते आ गया है तो बाजू का 1 पेज कोरा छोड़ दो, 1 सिंगल पेज रिमेनिंग ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि भविष्य में वो भर जाएगा। भविष्य में हमें इसके और एग्जाम्पल मिलेंगे और उदाहरण मिलेंगे, हम अपने नोट्स में ऐड कर देंगे। अभी सब बच्चे कुछ बीमारियों का नाम लिख लो। जैसी एक बुरशी रहती है, बुरशी, वो बुरशी तात्या के दिमाग पे लग के जंग लगा देती है, और वो गेहूं के ऊपर लग के भी जंग लगा देती है। यस बेटा, जो क्रॉप उग रहा होता है ना खेत में, उस पे भी लगता है टाइम। गोनी में अगर लायन गिल्ला है, गोडाउन में रखने के बाद, दुकान पे रखने के बाद फिर बुरशी लगती है। लेकिन ये एक ऐसी फंगाई है, ये एक बीमारी जैसी है, रस्ट एंड स्मट है ना, बीमारी का नाम है, डिसीज का नाम है, कि ये बीमारी खेत में उग रही फसल को लग जाती है, उगते हुए फसल पे बुरशी हमला कर देती है, फंगस हमला कर देती है। तो फिर फंगी से बचाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? फंगीसाइड। क्या आज हमने फंगीसाइड की लिस्ट लिखी? नहीं, तो भविष्य में आएगी, उसके लिए हमने एक आध पान की जगह छोड़ी हुई है, उधर हम ऐड करेंगे। ऐसे ही एक ब्लाइट डिसीज रहती है, ब्लाइट। तुम सब बच्चों के पास अगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हो तो जरा खोलो, उसमें भी कुछ कुछ बीमारियों के नाम दे करके रखे। ये ब्लाइट की डिसीज भी बुरशी के कारण होती है। किसके ऊपर होती है? पोटैटो, बटाटे सड़ जाते हैं इसके वजह से। ठीक है। और एक बीमारी तुम्हारे यहाँ पे एक वायरस का नाम दे करके रखा होगा, एक वायरस का, किसने करा होगा? इधर ला रहे हैं, इधर आ रहे हैं। भैया फंगी का साइंटिफिक नाम क्या है? टुकड़े इसमें डाल, रद्दी का पकाएगा। भैया वायरस तो इको फ्रेंडली है ना या अनफ्रेंडली है ना अपना? क्या बेटा? वायरस आपला फ्रेंड नहीं ना आपला? नहीं नहीं भाई, वायरस कैसे फ्रेंड है आपका? ठीक है, उसका नाम रहता है टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी। किसके ऊपर लगता है, सुना है कि तुमने, लिखा है टेक्स्ट बुक में? टोमेटो के ऊपर, टमाटर के ऊपर लगता भैया फंगी का साइंटिफिक नेम क्या है? है। फंगी से बेटा, जो बहुत सारे लेमन होते हैं, नींबू होते हैं, स्वीट लाइम होते हैं, संतरी, मौसम्बी, ठीक है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनके ऊपर एक बीमारी लगती है, वो रहता है सिट्रस कैंकर। क्या रहता है सिट्रस कैंकर? एक वायरस
कि बैक्टीरिया कि फंगाई? पता है क्या? भरना इधर पता करके, एनसीईआरटी खोलो ना एक बार, उसमें है लिस्ट, आगे आगे खत्म इतने में। पुरानी पुरानी वाली एनसीईआरटी में एक देखो, सेकंड चैप्टर में देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो एक बैक्टीरिया है, वो विल्ट नाम की डिसीज कराता है, किसमें? पोटैटो। और है क्या? भिंडी पे भी लगता है, एक रेड रॉट लगता है, रेड रॉट बैक्टीरिया है क्या? सिट्रस कैंकर। और कोई बीमारी? हाँ, येलो वेन मोज़ेक किस पे लगता है? भिंडी, भिंडी के ऊपर, ओकरा के ऊपर। एक मिनट, हाँ जी लगा। टीएमवी क्या है? टोबैको मोजाइक वेन। और ये है येलो वेन, स्पेलिंग में डबल एस है। ठीक है, एक ही सेकंड। भैया वाईवीएम तो वायरस से होता ना? वायरस ही लिखा है ना बेटा? अरे उधर वाईबीएमएस लिख दिया ना, बोलो जी। ये है वायरस, वायरस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इधर ऊपर वायरस फंग। तो ये वाला जो टेबल मैंने बनाया, ये इधर है पैथोजन, इधर है वो डिसीज का नाम, और इधर है प्लांट अफेक्टेड, कौन से झाड़ पे वो बीमारी होती है। तुम बच्चे भी एक टेबल बना लो जल्दी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखना चालू करो जल्दी। लिखो डायरेक्ट लिखो। भैया पैथोजन है ना? हाँ जी, ये पैथोजन है पहले बार। जल्दी जल्दी करो सब जन। कंप्लीट सर। हाँ, लिखा खुशबू। भैया ऊपर का बना लिया, नीचे लो प्लांट ना। अफेक्टेड लिखा। भैया थोड़ा नीचे लो ना। भैया थोड़ा नीचे लो ना। एक मिनट, एक ही मिनट जी, एक ही मिनट।
मौसम्बी। भैया नीचे करो ना। हो गया सबका? सर थोड़ा नीचे की और इतना तो लिख लो बेटा, देख लेता हूँ। हाँ, आधा पेज नहीं, 5-6 लाइन बस हो। 6 लाइन 7 लाइन, इतने मिलते नहीं है। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? हो गया सबका नो इतना? नो सर। एनएसओ के लिए सबने रट्टा मार के रखना, अपने अपने स्कूल के एनएसओ के जो भी तुम्हारे सेट होंगे एबीसी में से, जल्दी या थोड़ा मीडियम या एकदम दिसंबर में होगी तो भी आएगा ही क्वेश्चन। इधर से बीडी साइड वो कुछ जो रटने वाले से टेबल दिए है, लिस्ट दी है इस चैप्टर में, उधर से ही आएंगे रटने वाले। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, साइंस का शायद सबसे, ये और स्टार्स एंड सोलर सिस्टम दो सबसे बड़े चैप्टर है 8th के, और बहुत ईजी। डिलीट हो गया नहीं? है ही नहीं नवीन टेक्स्ट बुक में स्टार्स एंड सोलर सिस्टम? है ही नहीं? भैया अपडेटेड न्यू सिलेबस है में क्या? नहीं। भैया अपडेटेड सिलेबस में नहीं। ओके जी, ओके। अब बच्चों, जब इतना सब कुछ करके, इतने बैक्टीरिया वायरस सब 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 से बच के मैं हमारी थोड़ा फसल उग ऊपर जाती लगा। है, हमारी फसल जब इतना सब कुछ कुटाने करके वापस फाइनली जिंदा बच जाती है, तो हम हमारे फसल को क्या करते हैं? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करना मतलब फार्मर के लिए एकदम, अब हार्वेस्ट कर रहे हैं तो फार्मर बहुत खुशी मनाता है कि उसकी फसल जिंदा बच गई। इतने मुश्किलों के बावजूद इतना निकालते टाइम फार्मर बहुत खुश रहता है हार्वेस्ट करते टाइम। तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे साई बाबा दक्षिण भारत में पोंगल नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उत्तर भारत में पार पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल यूज करते हैं, महाराष्ट्र में पोला होता है, पोला। यस। तो असम में बस तू पीहू पीहू की याद कर, बिहू है बिहू। पोंगल होता है तमिलनाडु में, पकड़ लेते हैं। बिहू होता है असम में, पोला होता है महाराष्ट्र में, बैसाखी होता है पंजाब हरियाणा में। सर केरला में कौन सा होता दिवाली होली भी काइंड ऑफ, हाँ, इसलिए तो हम दिवाली के टाइम पे सारे, वो थोड़े डिस्टेंट हो जाएंगे लेकिन लिख लेते हैं, दिवाली होली ये होते हैं पैन इंडिया। बहुत नाम, मतलब जो वो एक ही फेस्टिवल जो है पोंगल, वही है बैसाखी, सेम फेस्टिवल है। और इसी फेस्टिवल के कम से कम 10-15 नाम है पूरे इंडिया में अलग अलग। हाँ, ओनम। संक्रांत उसके लिए मानी जाती नहीं पागल, तब उत्तरायण शुरू होते हैं इसलिए संक्रांत मनाते है भैया? हैं। का मूवमेंट चेंज होता है अर्थ से देखने का, इसलिए यूज होता है मकर संक्रांति। देख लिया? तो फार्मर अपनी फसल को हार्वेस्ट करता है। क्या तुम बच्चों को हार्वेस्ट करने का मतलब समझ आता है? अपनी फसल से बीज निकालता है, अपने यस। फसल को काटता है, वो क्रॉप निकालता है, खेत वैसे ही पडणे देता है, क्रॉप निकाल के पीक काढून शेतकरी त्याला बाजूला टाकतो. पण फक्त पीक काढल्याने होणार नाही, पिकामधले जे बी आहेत, जो क्रॉप में के बीज है, फूड ग्रेन से ग्रेन्स, वो ग्रेन से अलग करना पड़ेगा, राइट? तो हार्वेस्ट में के जो बीन्स निकलते हैं, ध्यान से देखो, तो हार्वेस्ट जब हम कर लेते हैं, तो वंस आफ्टर हार्वेस्टिंग इज फिनिश, देन द नेक्स्ट थिंग दैट फार्मर्स डू, दैट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है? सेपरेटिंग क्रॉप्स एंड ग्रेन्स।
ठीक आहे, इधर देख, कटिंग क्रॉप म्हणजे हार्वेस्ट, सेपरेटिंग क्रॉप एंड ग्रेन्स, ग्रेन्स अनाज के दाने अलग करना, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। लेकिन उस ग्रेन्स में एक्चुअली होता क्या है, सिर्फ ग्रेन्स नहीं रहते, उसके अंदर चाफ भी रहता है। चाफ म्हणजे काय, छिलके है ना, गहूचं पीक निघतं, मक्याचं निघतं, बाजरी निघती, काही बी निघतं, त्याच्यात कचरा खूप राहतो, है ना, तुस खूप राहत, छिलके खूप राहतात. तर म्हणून आपण काय करतो, त्याला विनोईंग करतो. विनोईंग म्हणजे काय, साईबाबा विनोईंग म्हणजे उंच स्टूलवर चढून माणूस हातात टोपलं धरतो आणि त्याच्यातून गहू खाली पडतो, दाना 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 दाना. त्याचे बारीक हलके छिलके राहतात, तेवढून बाजूला चालले जातात. माहिती आहे, माहित आहे राइट, ऐसे होता है जी. सब बच्चों ने ध्यान रखना, फर्स्ट वी डू हार्वेस्टिंग, देन वी डू थ्रेशिंग, देन वी डू विनोइंग। और थ्योरी वाला इनसे रिलेटेड पार्ट स्कूल में जितना लिखा है उतना सफिशिएंट है। उसके बाद में क्रॉप का स्टोरेज आता है, सबने लिख लिया, सगळे जण लिहित चलता है इतना, यस। उसके बाद में क्रॉप का स्टोरेज आता है। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मार्केट में लाने के बाद क्रॉप्स को ड्राई किया जाता है। उसके बाद में उनके ऊपर थोड़ा सा केमिकल वगैरह अप्लाई किया जाता है जिससे कि फंगस ना लगे, ठीक है। और उसको, यस यस यस, बोरिक पाउडर, ठीक है। और उसके बाद में उसको गनी बैग्स में, जूट बैग्स में पैक कर देते हैं। और जो एक्चुअली तो जो गनी बैग्स में तो पैक करने का विषय बाद में आता है, ड्राइंग के बाद में, ठीक है। गनी बैग्स तो सीधा किधर चले जाते हैं, मार्केट, और मार्केट से कहाँ पर आ जाते हैं, हमारे घरों में, हाउस होल्ड में। लेकिन जो हर कंट्री की सरकार होती है ना, सरकार, वो इमरजेंसी के लिए खुद के पास में प्रचंड बड़े प्रमाण में, अत्यंत जास्त बड़े प्रमाण में फूड ग्रेन्स इकट्ठा करके रखती है। तुमको याद है भारत देश में जब कोरोना आया था, तो करीब करीब 3 साल तक, 4 साल तक 80 करोड़ लोगों को, 140 में से 130 में से 80 करोड़ लोगों को फुकट में खाना मिल रहा था, पेट भर के खाना मिल रहा था, मस्त खाना मिल रहा था एकदम, राशन का अच्छे क्वालिटी का। तो गवर्नमेंट ये कहाँ पर स्टोर करके रखती है, उनके बड़े बड़े सिलोज होते हैं, सिलोज। सिलोज क्या होते हैं, ह्यूज स्टोर हाउसेस फॉर फूड ग्रेन्स, नहीं बेटा, बहुत अत्यंत बड़े होते हैं सिलोज। मतलब अगर ये एक सिलो है, तो ये यहाँ पे तुम्हारी स्कूल की बस है, ठीक है। अत्यंत बड़े होते हैं सिलो। ये खुशबू देख, स्कूल की बस, और ये बाजू में क्या है, सिलो। ऐसे किधर हमको देखने को मिलेगा, तुम उस फील्ड में अगर रहे तो तुम्हें देखने, ठीक है, उस क्षेत्र में अगर तुमने काम किया आगे जाकर तो तुम्हें मिलेगा। ग्रेनरीज, ग्रेनरीज म्हणजे मार्केट बेटा, ग्रेनरीज बहुत लार्ज नहीं रहती। ग्रेनरीज में कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल नहीं रहता है, मार्केट में गोनियां भर के रखते हैं और तुरंत बेचनी पड़ती, पटपट पटपट माल मोकला करना पड़ता है, पटपट पटपट। तो भैया उसका डर लगता है उनसे क्या ध्यान रख, ध्यान रख। उसका स्टैंडर्ड साइज गूगल से देख लो, अलग अलग देशों में होता है। रशिया में बहुत बड़े प्रमाण में रहता है, गेहूं के सिलोज रहते हैं। अमेरिका में बहुत बड़े प्रमाण में रहते हैं, गेहूं के सिलोज है। इंडिया में मिलेट के सिलोज है। उधर कभी अगर जंग हो गई, दुश्मन ने हमारे खेत जला दिए, अनाज नहीं रहा, तो फिर इन सिलोज में भरा हुआ खाना 2 साल तक, 4 साल तक चलते रहते। नहीं, सिलोज नहीं जला पाते, उसके आसपास बहुत बड़ी सिक्योरिटी कवच रहता है। और एक सिलोज देख रहते हैं, स्प्रेड आउट सिलोज रहते हैं। अगर सिलोज जला दिए तो फिर खाना नहीं रहेंगे, रहते अंडरग्राउंड सिलोज रहते हैं, बहुत बड़े प्रमाण। सब बच्चों को समझ आया, ठीक है। और अब एक लास्ट बात करते हैं अपन, एनिमल हस्बेंड्री की। चैप्टर के शुरू में हमने एकदम शुरू में बात की थी कि एग्रीकल्चर जो चैप्टर है, फूड क्रॉप्स के साथ में एनिमल हस्बेंड्री का भी है। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में हमको क्रॉप प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, और एग्रीकल्चर में हमको एनिमल हस्बेंड्री भी करनी पड़ती है। क्रॉप प्रोडक्शन में इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है,
MS एडविन हाउ, स्वामीनाथन। यस, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने क्या किया वो भी अपन डिस्कस करें। और एनिमल हस्बेंड्री, इंडिया के फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है? नहीं पता? डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन, केरल से थे, केरल से, लेकिन सब कुछ काम गुजरात में किया। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वैसे तो थे तमिलनाडु से, लेकिन अपना ज्यादातर काम पंजाब और हरियाणा में किया, और उत्तर प्रदेश वगैरह, और फिर पूरे ही कंट्री में, इंडिया में ही किया। और इन्होंने भी गुजरात से शुरू होकर पूरे इंडिया में ही किया। इतना ध्यान रख लो, कल इन दोनों की स्टोरी बताऊंगा। और कल फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन ढूंढ के लाना आते टाइम। ब्लू रिवॉल्यूशन नहीं, मच्छी का। ढूंढ लेना, भैया कल थोड़ा ढूंढ के लाना। ऊपर लो ना। और 1 मिनट पहले इतना लिख लो, फिर लेता हूँ। आणि ये लिखने के बाद 8th के बच्चे लीव कर सकते हैं।